2020 के आखिरी रोज भी कोरोना दो जिंदगियां निगल गया। सरगोदा और रहीम यार खान में एक एक मरीज जाम बहक हुआ। साल के आखिरी दिन भी कोरोना के 19 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मिस्र अस्पताल में कोरोना के 55 मरीज जेरे इलाज हैं। 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3 का वेंटिलेटर पर इलाज जारी। मुल्तान में कोरोना के बायस अब तक 364 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सरगोदा डिवीजन में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 206। गुज़श्ता 24 घंटों में 29 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। सरगोदा डिवीजन में एक्टिव केसेस की तादाद 279 हो गई। मियांवाली में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 6 नए केसेस सामने आए। मियांवाली में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 715 हो गई। कोरोना के हवाले से ही अपडेट करते चले आपको। रहीम यार खान में मजीद 11 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस ने एक और जान भी ले ली है। रहीम यार खान से इस हवाले से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। जी, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब से शुरू हुई है, रहीम यार खान में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ रही है और आज भी 11 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 9 का सरकारी लैब से और 2 का प्राइवेट लैब से यह टेस्ट पॉजिटिव आया है। और रहीम यार खान में इस वक्त 1702 पेशेंट अब तक कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और कोरोना वायरस की वजह से एक मरीज आज डेथ हो चुकी है। अब रहीम यार खान में कोरोना वायरस की वजह से डेथ होने वाले मरीजों की तादाद 99 हो चुकी है। 113 पेशेंट इस वक्त रहीम यार खान में जेरे इलाज हैं, जिनमें से 108 पेशेंट घरों में होम क्वारंटाइन है। 104 जिनमें 53 रहीम यार खान में, 31 सादकाबाद में, लियाकतपुर में 12 और खानपुर में 12 पेशेंट हैं। की तादाद बायस हो गई है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में साल 2020 में कोरोना के 25,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना से 910 अफराद मुतासर हुए। जिले भर में 30 अमवात भी हुई। कोरोना से मुतासरा 850 अफराद सेहतियाब भी हुए। कोरोना से खवातीन की निस्बत मर्द ज्यादा मुतासर हुए। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना का पहला केस 26 मार्च को रिपोर्ट हुआ। अब डेरा गाजी खान का रुख करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर बरकरार। डीजी खान की BSL-3 लैब में कोरोना के 68 टेस्ट किए गए। मोहसिन अल मुल्क से बात करेंगे। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए। जी, डेरा गाजी खान में भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस के अटैक लोगों पर जारी हैं। आज भी 10 नए केसेस डेरा गाजी खान में रिपोर्ट हुए, जिसके बाद ये तादाद बढ़ते हुए इस वक्त दूसरी लहर के दौरान 878 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद की अगर बात की जाए डेरा गाजी खान में, तो एक्टिव केसेस इस वक्त बढ़ते हुए 158 तक पहुंच गए हैं, जिनमें से 128 अफराद जो है घरों में आइसोलेट हैं, जबकि 19 अफराद को ज्यादा तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पतालों में दाखिल किया गया है। जबकि आज के रोज कोरोना से कोई भी डेथ नहीं हुई है, लेकिन दूसरी लहर के दौरान कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डेरा गाजी खान में अब तक 12 अफराद जान से जा चुके हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही है। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। साल 2020 के दौरान मुल्तान में सेहत के शोबे में कई मेगा प्रोजेक्ट फंड के मुंतज़िर रहे। महकमा सेहत की जानिब से शुरू किए जाने वाले कितने मुकम्मल हो सके और कितने प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हुए। इस दौरान सरकारी अस्पतालों की सेहत की सूरत हाल क्या रही और मरीजों को सेहत की सहूलियात कितनी मिल सकी, जानते हैं। बिलाल नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, साल 2020 की बात करें तो हुकूमत की जानिब से दावे किए गए थे कि सेहत के मैदान में इनकलाब आएगा, इनकलाबी तब्दीलियां लाई जाएंगी, लेकिन सेहत का शोबा इस साल भी जो खत्म होने जा रहा है उसमें फंड्स का मुंतज़िर रहा। मुल्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम पहले बात कर लें तो मुल्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोसी मनसूबा शामिल है, जिस पर 3 अरब रुपए की लागत आनी है और ये गुज़िश्ता 8 साल से मुकम्मल होने का मुंतज़िर है। लेकिन अगर हम साल 2020 की बात करें तो सिर्फ इसको 15 करोड़ रुपए जारी किए गया, जबकि इसको रिक्वायर्ड मुकम्मल होने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड चाहिए था। सिर्फ 15 करोड़ रुपए के करीब जो फंडिंग है वो इस मंसूबे के लिए जारी की गई, जिसके बायस इस साल भी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोसी मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। अगर हम इसके साथ साथ निश्तर की बात कर लें तो निश्तर में निश्तर एमरजेंसी का के तोसी मनसूबे की बात की गई थी, लेकिन ये मनसूबा
कागजों से आगे भी नहीं जा सका। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मंसूबा है जो कि 200 से ज्यादा बेड्स का है। 84 करोड़ से ज्यादा की लागत उस पर आ चुकी है। खाली बिल्डिंग मौजूद है और उसको भी 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 8 साल होने के बावजूद अभी तक उसको फंक्शनल नहीं किया जा सका। इस साल में उसको फंक्शनल किया जाना था, लेकिन इस साल वहां पर सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी का दफ्तर बना है। वहां पर मरीजों के हवाले से किसी एक कमरे को भी वहां पर फंक्शनल नहीं किया जा सका। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें दीगर मंसूबों की, तो इस हवाले से मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की बात की थी मुल्तान में, गला मंडी के करीब, वहां भी अभी तक किसी किस्म की वर्किंग नहीं हो सकी। जबकि अगर हम बात करें तो निश्तर अस्पताल में कैंसर वार्ड में 65 करोड़ रुपए की लागत से यह मनसूबा शुरू हुआ, जो कि कहा जा रहा है कि अगले साल मार्च के महीने में यह मुकम्मल होगा, जिसमें जदीद मशीनरी से उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। जबकि कोरोना के बायस मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के आधे वार्ड कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए, जहां पर मरीजों का इलाज होता रहा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 50% से ज्यादा फैकल्टी वहां पर अब भी मौजूद नहीं है। 50% से ज्यादा भी मौजूद नहीं। बिलाल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ आपको बताएं कि पीएचए मुल्तान की कई तरक्याती स्कीम्स पर रवां साल भी काम ना हो सका। ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लिए शेड भी रवां साल नहीं बनाए जा सके। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। जी अली। जी बिल्कुल, साल 2020 जो है अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं और आज साल 2020 का आखिरी दिन है, लेकिन पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से रवां साल जो एडीपी स्कीम्स इस साल में मुकम्मल करनी थी, जो कि कई सालों से इल्तवा का शिकार थी, वो मुकम्मल नहीं हो पाई है। जिनमें अगर जिक्र किया जाए तो मुल्तान शहर के सबसे बड़े पार्क यानी कि शाह शम्स पार्क का तरक्याती मनसूबा जो है वो 6 साल से इल्तवा का शिकार होता चला रहा था, जिसको साल 2020 से मुकम्मल करना था, जिसके लिए 4 करोड़ 80 लाख का जो फंड है वो भी मौजूद था, लेकिन ताहाल उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका। इसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए तो मुल्तान शहर के जो गुलगश में धोबी घाट पार्क है वो भी गुज़श्ता 3 साल से इल्तवा का शिकार होता चला आ रहा है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल नहीं हो पाया। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि मदनी पार्क, जिसका साल 2017 से जो कंस्ट्रक्शन का जो मामलात हैं वो चले आ रहे हैं, अभी तक उसको भी साल 2020 के तरक्याती मंसूबे शामिल किया गया था कि उसको मुकम्मल होगा, लेकिन उसका काम भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। अब जिक्र किया जाए पार्कों के अलावा, यानी कि पीएचए मुल्तान जानिब से कहा गया तो एडीपी स्कीम जो रखा गया था कि रवां साल 2020 में जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ, वाटर बॉयलर जिसके जरिए से ग्रीन बेल्ट को पानी दिया जाता है, वो नए खरीदे जाने थे। 5 से ज्यादा नए वाटर बॉयलर खरीदे जाने थे, वो भी नहीं खरीदे गए। पार्कों के लिए मशीनरी, ग्रास कटर मशीन वगैरह खरीदी थी। ठीक है रियाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महकमा आसार कदीमा की बात करेंगे। महकमा आसार कदीमा की साल 2019-20 की स्कीम्स फंड्स न मिलने के बायस ताखीर का शिकार। दरबार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह के तामीराती कामों के लिए 50 लाख रुपए के फंड्स भी नहीं मिल सके। सुहीरा तारिक अपडेट करेंगे। साल 2020 भी इख्तिताम पज़ने के करीब है, लेकिन महकमा आसार कदीमा की बेशतर तरक्याती स्कीम्स जो इस साल मुकम्मल होना थी वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। साल 2019-20 की स्कीम के तहत दरबार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर शाह शमसी की तामीर व मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से चूंकि फंड्स वक्त पर नहीं मिल सके, इसलिए तामीर व मुरम्मत का काम जो है वो सुस्त रवी का शिकार हो गया और ये मंसूबा इस साल भी मुकम्मल नहीं हो सका। महकमा आसार कदीमा की जानिब से मज़ार की ताज़ीन और आइश और मरम्मती कामों के लिए 50 लाख रुपए के फंड्स जो है वो जारी नहीं किए जा सके। सुहीरा तारिक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सुहीरा बता रही है कि महकमा आसार कदीमा की साल 2019-20 की स्कीम फंड्स न मिलने के बायस ताखीर का शिकार है। सुहीरा तारिक इस हवाले से बता रही थी कि आसार कदीमा के सूरत हाल से मुतालिक साल 2020 इख्तिताम पजीर होने लगा। अगर जिला मुल्तान की बात की जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं ताहाल नामुकम्मल है। शहर के दाखिली रास्ते हों या खारजी रास्ते हों, उन पर गेट समेत कई मनसूबे अभी भी मुकम्मल नहीं हो सके। आपको बता रहे हैं कि जो तरक्याती मनसूबा जाते हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, चाहे शहर के खारजी रास्ते हों या फिर दाखिली। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी अमजद, कहिए।
جی بالکل، سال 2020 اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، تو اسی حوالے سے اگر بات کرتے ہیں ملتان ضلع کی، تو ملتان ضلع میں مختلف پروجیکٹس جو ہیں اس سال شروع کیے گئے، جس میں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام جو خارجی اور داخلی راستے ہیں ان کے اوپر گیٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، جو کہ شہر کی ثقافت کو بھی بیان کریں گے اور شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نشتر 2 کا ایک بڑا منصوبہ جنوبی پنجاب کے لیے ایک اہم ترین سنگ میل ثابت ہوگا، ابھی وہ شروع تو ہوا ہے، مکمل وہ بھی نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی ایسے منصوبے ہیں ملتان ضلع کے اندر جو کہ مکمل نہیں ہو سکے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمر زمان کیسرانی صاحب۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، سال 2020 آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، مختلف پروجیکٹ شروع کیے گئے جو کہ اچھی اچیومنٹ ہے ملتان ضلع کے اندر، وہ ابھی مکمل نہیں ہو سکے، کیا کہیں گے کب تک یہ تمام منصوبے مکمل ہو سکیں گے؟ یہ جی نشتر 2 کا جو منصوبہ ہے یہ کیونکہ بہت بڑا منصوبہ ہے، وہ ایک سال کے اندر مکمل ہونا پاسبل نہیں تھا، لیکن اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے، اب بہت زیادہ پیس اپ کیا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور وہ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے، انشاءاللہ اگلے سال تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ داخلی خارجی راستوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا وزٹ ہوا تھا جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب کا جب فیبروری میں، تو یہ اسی سال کا منصوبہ ہے، وہ بھی بہت تیزی سے پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کووڈ کی جو وبا آئی تو اس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا کوارنٹائن سینٹر ہے وہ اسٹیبلش کیا، ہزاروں جو کووڈ کے مشتبہ مریض تھے ان کو ویلکم کیا، ان کی خدمت کی، ان کو یہاں پہ رکھا تھا کہ کووڈ یہاں پھیل نہ سکے۔ پھر اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر کھلی کچہریاں لگائی گئیں، ہر یکم تاریخ کو، ہر مہینے کی یکم تاریخ کو کھلی کچہریاں لگائی جاتی ہیں۔ ای خدمت مرکز کا ایک بڑا منصوبہ تھا ہمارا، جس میں کوئی 13 کے قریب ہماری جو سہولیات ہیں وہ عوام کو ڈائریکٹ ون ونڈو کے تحت اور بغیر کسی پریشانی کے مل رہی ہیں، وہ ہمارا تکمیل کو پہنچا اور شروع بھی ہوا۔ اس کے علاوہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اس کو ایکوپ کیا گیا، اس کو جدید مشینری دی گئی، جدید خطوط پہ استوار کیا گیا، پبلک کو مطلب ایکسیس دی گئی، 24 گھنٹے یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب خود کالز لیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے اے سیز موجود ہوتے ہیں، فیلڈ وزٹس ہیں، تو مطلب عوام کی خدمت میں کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی گئی۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں جو پروجیکٹس جاری ہیں جس میں مختلف سڑکیں بھی بن رہی ہیں ملتان ضلع کے اندر، گیٹس کی بات کی، کب تک مکمل ہونے کے چانسز ہیں؟ بس اسی سال میں جو ہمارا رننگ ویک ہے، اگلا جو 2021 آنے والا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وبا کا خاتمہ ہو اور یہ اسی سال میں مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح آپ نشتر 2 کا منصوبہ بتایا ملتان ضلع میں یہ اسی سال شروع ہوا۔ ٹھیک ہے امجد ملک، آپ نے اس کے متعلق تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ بینک حکومت کی طرف سے غریب عوام کے لیے 2021 کا پہلا تحفہ ایل پی جی کی قیمت میں 15 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 180 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 692 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ گھریلو سلنڈر 1733 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمت میں $89 فی میٹرک ٹن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمت $457 سے $536 فی ٹن پر پہنچ گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر 1733 میں دستیاب ہوگا، جبکہ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمت میں $89 فی میٹرک ٹن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قیمت $457 سے $536 فی ٹن پر پہنچ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پہلا تحفہ دے چکی ہے عوام کو، ایل پی جی کی قیمت میں 15 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 180 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 492 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر 1733 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمت میں $89 فی میٹرک ٹن اضافہ، قیمت $457 سے $536 فی ٹن پر پہنچ گئی۔ مہنگائی کی ماری عوام کے لیے مزید پریشانیاں، حکومت کی طرف سے غریب عوام کے لیے 2021 کا پہلا تحفہ، کبھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، کبھی اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اور اب یہ جو گیس ہے، پہلے ہی گیس کا بحران ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، ایک تو دستیاب نہیں، لیکن اگر دستیاب بھی ہے وہ بھی مہنگی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 15 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔ گھریلو سلنڈر کی اگر بات کی جائے تو 180 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 692 روپے کا اضافہ ہوا۔ گھریلو سلنڈر 1733 میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمت میں $89 فی میٹرک ٹن کا اضافہ۔ قیمت کی اگر بات کی جائے تو قیمت $457 سے $536 فی ٹن پر پہنچ گئی۔
इसी पर बात करेंगे, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद है। जी शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से गरीब आवाम के लिए 2021 का पहला तोहफा दे दिया गया है और वो पहला तोहफा ये है कि एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया है और अब शहरियों को एलपीजी 147 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिल सकेगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 180 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। घरेलू सिलेंडर 1733 रुपए में मार्केट में शॉपिंग के लिए दस्तयाब होगा। बैन अवी मार्केट की बात करें तो बैन अवी मार्केट में $79 फी मैट्रिक टन इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद कीमत $457 से बढ़कर $536 पर पहुंच चुकी है। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से मुकामी मार्केट में भी एलपीजी की कीमत बढ़ी है और इस हवाले से जराये का ये कहना है कि एलपीजी पर लेवी टैक्स का जो नफाज है इसमें दीगर टैक्सेस को खत्म किया जाना चाहिए ताकि जो एलपीजी है वो सस्ती मिल सके। इस हवाले से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान कोकर का ये कहना है कि लेवी टैक्स उसमें दीगर टैक्सेस का अगर खात्मा ना किया गया तो 15 जनवरी से खैबर से कराची तक गैस की सप्लाई को बंद कर देंगे। 15 जनवरी से गैस की सप्लाई को बंद किया जा सकता है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए शहजाद खान। और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम 2020 की सबसे बड़ी पेशरफ्त। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी साउथ ने काम का आगाज कर दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम जनूबी पंजाब के बासियों के लिए एक तोहफा है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, साल 2020 आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। साल 2020 का आज आखिरी दिन है। अगर साल 2020 की बात की जाए तो साउथ पंजाब के हवाले से जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट देखने आई है वो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट फाल भी हो चुका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जानिब से काम का भी आगाज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो तमाम जो सेक्रेटरीज की तैनाती है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ अगर बात की जाए तो वजीर आजम भी जो है नए साल के आगाज पर जो है साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर्स की कमी का सामना था, उनकी तैनाती भी मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जो है सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत चड्ढा साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, साउथ पंजाब के हवाले से साल 2020 की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा साल रहा है। साल 2021 भी आने वाला है, उसमें क्या करने जा रहे हैं, अब तक क्या डेवलपमेंट हो चुकी है? ये बिल्कुल दुरुस्त है जी। इस साल 2020 का जो पंजाब का सबसे बड़ा काम और कारनामा है, मैं समझता हूँ कि वो साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट की इस्टेब्लिशमेंट है। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट की इस्टेब्लिशमेंट पिछले 3 महीने से मुकम्मल हो चुकी है। कैबिनेट ने इसकी बाकायदा अप्रूवल दी है, सेक्रेटरीज की तैनाती हो चुकी है और यहाँ पे बाकायदा काम शुरू हो गया है। यहाँ पे साउथ पंजाब में जो पंजाब का तकरीबन 34% एरिया है, यहाँ के लोगों के मसाइल बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे हल होना शुरू हो गए हैं और लोग भी इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। अभी इसमें कुछ चंद एक चीज़ें जो हैं वो अमेंडमेंट के प्रोसेस में हैं, जिस तरह फाटा की एक अमेंडमेंट होने वाली है, इस तरह लोकल गवर्नमेंट के डीजी की एक अमेंडमेंट होनी है, तो वो पंजाब असम्बली में ऐसे के साथ साथ वो जा रहे हैं। वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस हैं जो चलते रहेंगे। तो यहाँ फुल फ्लैज सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश हो चुका है और अवामुन नास को भरपूर तरीके से यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में ये मज़ीद इम्प्रूव होगा। और इस साल का बजट भी साउथ पंजाब का अपना बजट बन रहा है, जिसमें साउथ पंजाब के लिए नई स्कीमें लाई जा रही हैं और एक बहुत बड़ी स्कीम साउथ पंजाब में जो है ये लेट्रीन की फैसिलिटी हर घराने को दी जाएगी। साउथ पंजाब में तकरीबन 4 लाख घराने ऐसे हैं जो जिनके पास लेट्रीन की फैसिलिटी नहीं, तो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने ये एक स्कीम बनाई है इस साल जो मेन स्कीमों में शामिल है कि हर घराने को एक अपनी टॉयलेट की फैसिलिटी दी जाएगी। 4 लाख टॉयलेट्स बना के लोगों को दिए जाएंगे। इससे लोगों का मायार ज़िंदगी भी बेहतर होगा और उनकी हेल्थ और बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। लोगों का मायार ज़िंदगी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। रेस्क्यू को साल 2020 में 30,000 से ज्यादा जाली कॉल्स मौसूल हुई। रेस्क्यू को साल भर में 1,15,000 से ज्यादा कॉल्स की गई। रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने 29,000 से ज्यादा अफराद को बरवक्त अस्पताल पहुंचाया। रेस्क्यू ने साल भर में 11,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स को कवर किया। मियावाली में भी रेस्क्यू 112 ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अख्तर मजाज मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर
नवीद इकबाल साहब। आपसे इस हवाले से जानते हैं कि साल 2020 जो है इख्तिताम पजीर हुआ और इस पूरे साल में रेस्क्यू की कारकर्दगी के हवाले से आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि इस पूरे साल में रेस्क्यू की कारकर्दगी क्या रही सर? इस पूरे साल में रेस्क्यू की कारकर्दगी जो है वो हमें 14,000 कॉल्स आई हैं, इसको हमने रिस्पॉन्ड किया, जिसमें से जो है 3,000 जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और बाकी जो है वो मेडिकल की कॉल्स थी। तो इस तरह हमने तकरीबन जो है वो 15,000 लोगों को जो है एवैक्यूएट किया है मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ में, और उनकी जो है लाइफ में आसानी पैदा की है, उनकी लाइफ को बचाया गया है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है कि आज आप मियां वाली की मुजाज आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। आटा बहरान की बात करेंगे। सरगोदा में आटा बहरान को 1 हफ्ता होने को है। जिले इंतजामिया आटा बहरान पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। आम मार्केट में आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा। जुनेद खान अपडेट करेंगे। सरगोदा में आटे का जो बहरान है वो जारी है। एक हफ्ता होने को है। जिला इंतजामिया आटा बहरान पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि जिला इंतजामिया के बस की बात ही नहीं है कि ये आटा बहरान पर काबू पा ले। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो लाइनों में लगे हुए, सुबह नाश्ता किए बगैर यहाँ पर आके लाइनों में लग जाते हैं। इसी हवाले से यहाँ पर एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अम्मा जी, मैं ये कहना जो इमरान खान वाला ने की परमावे, लेकिन न मावा नु जलील करे न किसी दे बच्चे नु। बहुत इन्होंने हुआ पाकिस्तान मुबारक होवे, जैसे भुखते मर दे पाए। इन्हों बहुत मुबारक होवे, सानू इंज करे जो मुबारकी देवे जे टुर जावे। लेकिन मैनू 2 घंटे हो गए जो तू शहन चौक ते उरा टुरी हूं, दिल दा बीमार हूं, लेकिन घर नवा रोटी नहीं देंदी जाटा न ले जावा। हाँ एनू असी मेहनत कर दें जे नवा पाकिस्तान चढ़ दे। नवाज शरीफ बहुत चाहे चोरी कर देते, लेकिन सानू रच के रोटी लभदी है। हाँ सानू रच के सानू की जी, जैसा कि आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। खानेवाल का रुख करेंगे। शहरी आबादी में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। घरों में खातन को खाना तैयार करने में मुश्किलात का सामना है। खानेवाल से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। खानेवाल और गिरदोनवा की अगर बात की जाए, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को कहना है कि सुबह के वक्त नाश्ता और दोपहर को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद इस पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं जी बताइएगा कि सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, क्या किसी वक्त सुई गैस आती भी और किन मुश्किलात का सामना है? जी 2 महीने से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल गैस का कोई टाइमिंग ही नहीं है। आती है तो वो भी इतनी गैर मामूली से होती है कि उसके ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती। आपने देखा है अभी चूल्हे भी जलते ही नहीं है, बिल्कुल उनमें से हवा बिल्कुल आती है। लकड़ियां ला ला के हम लोग पागल हो गए हैं। ना ड्यूटी पे लोग सही पहुंच सकते हैं, बच्चे अगर स्कूल जाना हो ट्यूशन जाना हो तो वो भूखे जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। 2 महीने से ना कोई बात कोई सुनता है और बिल आ रहे हैं, हजारों के बिल आ रहे हैं और गैस आती नहीं है। गैस नहीं आती। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डीजे खान में पत्थर बाजार फवारा चौक के करीब सीवरेज सिस्टम नाकारा। ब्लॉक 46-47 के दरमियान सड़क सीवरेज के पानी से भर गई। आशिर अशफाक अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल इस टाइम डेरा गाजी खान में सीवरेज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। मेरा कैमरामैन रेहान अली दिखा सके तो ये मेन चौक है, फवारा चौक के साथ ब्लॉक 46 और 47 का ये रोड है और इस पर सीवरेज का जो गंदा पानी है मेन रोड पर जमा है और इसके बाद जो लोग कारोबार करने वाले हैं उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर खासे परेशान हैं क्योंकि सीवरेज का जो गंदा पानी है यहाँ पर जमा हो चुका है। बदबू और ताफुन ने इलाके को घेर लिया है, जबकि यहाँ पर कोई अमला हमें सफाई करने के लिए दिखाई नहीं देता। शहरी कुछ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या आखिर वजह है, क्यों इसकी सफाई नहीं की जा रही? निकासी का सिस्टम इनका सही नहीं है। जो फंड्स मिलते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, यही मसला बना है। मुहर्रम में भी यही था, उससे ये काफ़ी अरसे से है, ये ऐसे ही चल रहा है। आप मेहरबानी करके जो है ना, हम खान साहब को कहते हैं कि हमने इसलिए वोट दिया कि खान साहब आएंगे, अच्छे काम होंगे। काम की हालत वही की वही है। मेहरबानी करें, अच्छे काम करें, क्योंकि वोट हमने इसीलिए दिया था। ये सारे लोग खड़े हैं दिन से सर, ये पानी तकरीबन 3 महीने काम किए जाए। अपडेट करने के लिए चोरी की मद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खजाने को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहम्मद मकसूद।
جی بالکل، ملتان سپورٹس کمپلیکس کی بجلی جو ہے وہ چوری کی جا رہی ہے۔ ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں موجود کرکٹ کلبز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، جو کرکٹ کلب کے مالکان ہیں، جو یہاں پہ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کرکٹ کی، ان کی جانب سے جو ہے وہ بجلی چوری کی جا رہی ہے، سپورٹس کمپلیکس کی بجلی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم صاحب، ان سے بھی جانیں گے۔ سر بتائیے گا، ذرائع کے مطابق کافی عرصے سے، جو 20-25 سال بتایا جا رہا ہے کہ یہ بجلی چوری کی جا رہی ہے، جس میں جو ہے پانی کی جو موٹر ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، پچ کی لیولنگ کے لیے رولر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کلبز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نیو پچز بھی بنائی ہیں، اور ایک نئی انسٹرکشنز جو ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے پاس کی گئی ہیں، جس میں تمام جو بھی کلبز ہم سے یہاں کھیلنے کی پرمیشن لیں گے سال کی، اس کی فیس مختص کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کلبز پانی کی موٹرز وغیرہ کے لیے جنہوں نے پہلے انلیگل جو ہے وائرنگ کی ہوئی ہے، ہم اس کو سب میٹر پہ کنورٹ کریں گے، جس کی ہم ان سے منتھلی وائز فیسز لیا کریں گے ان کے یونٹس کے مطابق۔ یہ ہم نے کل سے انشاءاللہ 1 جنوری سے یہ ہماری انسٹرکشنز لاگو ہو جائیں گی ان پہ، جن کی ہم نے پہلے ان لوگوں کو نوٹس بھی کر دی ہیں، اور باقی جن لوگوں نے ہم سے نیو پچز وغیرہ لینی ہے، ان لوگوں نے، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے عقب میں، کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور اپنی فیسز وغیرہ جمع کرانی شروع کر دی ہیں۔ ڈی سی نے نئے احکامات جاری کیے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بہاولپور میں پریس کلب کے سالانہ الیکشن پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔ جی، بہاولپور پریس کلب میں الیکشن جو ہے اس وقت جاری ہے اور پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو میرا کیمرامین اس وقت دکھا سکے اکرم شاہین، تو یہ وہ باکسز ہیں جہاں پر مجلس عاملہ، صدر اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ ساتھ دیگر سیٹوں کے امیدواروں کے ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کمیٹی ہے جو کہ چیئرمین الیکشن کمیٹی کے طور پر کام کر رہی ہے، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، پریزائڈ کر رہے ہیں سعید صاحب۔ سعید صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ٹوٹل کتنے ووٹ ہیں اور کتنے ووٹ ڈالے جانے کے ساتھ کتنے بجے تک کا ٹائم ہے جو ووٹ کاسٹ ہوں گے؟ جی ذرا بتائیے۔ جی الحمدللہ، بہاولپور پریس کلب بہاولپور کے انتخابات 2021 کا مرحلہ جاری ہے، پروسیس جاری ہے۔ اب تک میرے نزدیک 40% ووٹ ہم بھگتا چکے ہیں اور یہ 4 بجے تک پولنگ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ جلدی پھر کاؤنٹنگ کے بعد رزلٹ دے دیں گے۔ جی بالکل، کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ ٹھیک ہے محمود، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔